तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 अप्रैल को आप लोगों का साइंस का पेपर है। आज की वीडियो में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और ये सारे प्रश्न आप लोगों को मैं प्रीवियस पेपर से लिया हूँ। ठीक है, देखिए 2020 का पेपर है, 824 एनओ कोड है। ये 2017 का 824 बीएस कोड है। ये आपका देखिए 2020 का ये 824 एनएल कोड है। अलग अलग कोड के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जानते हैं। और इसके में वेरी वेरी मोस्ट मॉडल पेपर का भी इस क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, मतलब वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से कम आप लोगों के 30 या 35 मार्क्स 100% क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि भाई इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों क्वेश्चन इसमें मर्ज हैं। ठीक है, मतलब इससे ही मैं क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इस वीडियो पर टारगेट हमने 5000 लाइक का रखा है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मन से पढ़िए और पूरा का पूरा पेपर फंसेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। हालांकि नोट्स बनाते रहिए और इसकी रिवीजन करते रहिएगा अच्छे तरीके से। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। या तो इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछता है कि हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो कभी कभी इस प्रकार भी पूछता है कि संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उत्तर देखिए, प्रश्न पर नोट कर लीजिए। प्रश्न 3 तरीके से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए 1, 2, 3 ये तीनों तरीके से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन उत्तर एक ही लिखना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग उत्तर में लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, स्टेरॉयड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आपको हेडिंग बना लेनी है। सबसे पहले देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। कह रहा है कि वे हाइड्रोजन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कह रहा है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं क्या कहूँ, अभी याद हो जाएगा आप लोगों को। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? कह रहा है कि वे हाइड्रोजन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों जो संयोजकता, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। तो कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों, मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, एकल बंधों से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल में ये नोट हो गया ना। देखिए यहाँ पे मेथेन, जैसे मेथेन है तो मेथेन का जो कार्बन के 4 संयोजकता, देखिए चारों किस है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है हाइड्रोजन से। देखिए एथेन में 2 कार्बन होता है, 2 कार्बन, और देखिए इसमें 4 संयोजकता पूरा हो रही है, 1, 2, 3, 4। देखिए हाइड्रोजन जुड़ा है, ये भी 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन देखिए सिंगल बॉन्ड में। देखिए सिंगल बॉन्ड में, देखिए प्रोपेन में भी आपका सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। तो वही कह रहा है कि वे हाइड्रोजन जिनके अणुओं में उपस्थित जो कार्बन होगा ना, तब कार्बन में जो कार्बन से प्रत्येक जो परमाणु होगा, कार्बन में प्रत्येक परमाणुओं की संयोजकता जो 4 होती है, वो एकल बंधों से द्वारा संतुष्ट होती है, मतलब एकल बंधों से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्लियर हो गया ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत सिंपल है, आराम से। ठीक है, चलिए आगे उसमें थोड़ा लिखना है आपको। इनका सामान्यतः अणु सूत्र, इसका अणु सूत्र देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, याद रख लीजिए। ठीक है, इनका सामान्यतः अणु सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इस श्रेणी के यौगिक को एल्केन अथवा पैराफिन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के जो श्रेणी के आते हैं, इनके जितने भी यौगिक होते हैं, इन तरह के यौगिकों को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। ठीक है, देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एनआर है ना, तो एल्केन कहते हैं, अथवा इस एल्केन कहते हैं, और पैराफिन भी कहते हैं, ये भी याद रख लिया, पैराफिन भी कहते हैं। एक कम क्रियाशील होते हैं परंतु प्रतिस्थापी यौगिक बनाते हैं। कह रहा है कि यह जो कम है क्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक है, ये कम क्रियाशील होते हैं परंतु क्या होते हैं? प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि उदाहरण सहित हमने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया। अब हेडिंग डालिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। कह रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चलिए देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। कह रहा है कि ऐसे हाइड्रोजन कार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं, कह रहा है कि ऐसे हाइड्रोजन कार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं
चलिए देख लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला एलिफिन या एल्किन, ठीक है। तो ओलिफिन या एल्किन ये क्या है, इनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है और यह एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका समानांतर सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है, ठीक है। कह रहा है कि ओलिफिन या एल्किन उसे कहेंगे कि इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कितने डबल बॉन्ड होता है, कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है और यह एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इनका समानांतर सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। क्लियर। और दूसरा जो है वो एसिटिलीन या एल्काइन में बदल जाता है, मतलब उसका दूसरा प्रकार क्या है, एसिटिलीन या एल्काइन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है, दो कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये एसिटिल श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इनका जो समानता सूत्र होता है इसको नोट कर लीजिए, CnH2n-2 होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। और वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे इससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में। तो चलिए यह आपका था प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है। तो यहां तक इसके सूत्र होते हैं। और देखिए थोड़ा सा पॉइंट और इसमें लिख लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट है कि असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं तथा योगशील यौगिक बनाते हैं। कह रहा कि असंतृप्त यौगिक जो होता है ना वो संतृप्त यौगिकों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है और क्या योगशील यौगिक बनाता है, ठीक है। यहाँ पे यह क्वेश्चन कंप्लीट होता होगा। लघुत्री है ना, 4 नंबर का है, बड़ा तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना बताया जा रहा है। मजा आ जाएगा एग्जाम में, आप लोग जब इसको तैयार करके जाएंगे ना 2022 बोर्ड एग्जाम में, मजा ही आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कह रहा है कि प्रयोग के द्वारा हमें सिद्ध करना है कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है। या तो ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, प्रयोग द्वारा बताइए। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है, क्या यूजेज होते हैं उसके, तो हमको स्पष्ट करना है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे इसका। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि किसी गमले में लगे पौधे को जिसकी पत्तियां मोटी न हो। कह रहा है किसी गमले में लगे पौधे, ऐसा पौधा रहेंगे जिसकी पत्तियां मोटी न हो, अंधकार में 48 से 72 घंटे रखने में पत्तियों का संपूर्ण मंड खुलकर दूसरे भाग में चला जाता है, ऐसी पत्तियां मंड रहित कहलाती हैं। कह रहा है कि किसी गमले में अगर किसी पौधे को रख दें जिसकी पत्तियां मोटी न हो तो अंधकार में रात में उसको अगर 48 से 72 घंटे रख दिया जाए तो पत्तियों का संपूर्ण मंड जो खुलकर दूसरे भाग में क्या होता है, चला जाता है, ऐसी पत्तियां मंड रहित कहलाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर के द्वारा, ठीक है, फिगर बना लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट रूप से अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मंड रहित हो जा रही है, पूरा का पूरा भाग इसमें समा जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद आगे लिखना है कि गमले में किसी मंड रहित पत्ती एक अन्य पत्ती का मंड परीक्षण करने से ज्ञात होता है। कह रहा है कि गमले में किसी मंड रहित पत्ती का अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो एक अन्य पत्ती के मंड रहित परीक्षण करने से प्राप्त होता है कि पत्तियां मंड रहित हो गई हैं, कि पट्टियां मंडरायित हो गई हैं। इस दोनों सतहों पर एक एक काले कागज का टुकड़ा पेपर क्लिप की सहायता से स्लाइड के नीचे लगाया जाता है, ठीक है, स्लाइड के नीचे लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे लगा हो गया है, ठीक है। देखें चित्र, देखिए चित्र मतलब इसी चित्र के बारे में बात कर रहा है। ऊपर के कागज कोई भी अक्षर या अन्य चित्र काटकर बनाया जा सकता है। फिगर देखें ये कुछ समय, देखिए 4 या 5 घंटे उपकरण को अगर उसको 4 या 5 घंटे बाद धूप में रख देते हैं तो बाद में उपयुक्त पत्ती का मंड परीक्षण करते हैं। यह अक्षर या चित्र नीले या काले रंग में छप जाता है क्योंकि इन स्थानों पर क्या होता है, प्रकाश मिला था, इसलिए वो ऐसा हो जाता है तथा मंड बना है। इस प्रयोग में काले कागज के स्थान पर फोटोग्राफी की निगेटिव प्लेट भी प्रयोग में ला सकते हैं। वैसा ही चित्र पॉजिटिव प्रिंट है, स्टार्च प्रिंट के रूप में मंड से छप जाएगा।
ठीक है। तो उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जो हम लोग फिगर द्वारा हम लोग देखे हैं कि ठीक है। तो आई होप उसकी पूरी प्रक्रिया आपको क्लियर हो गया कि 4 या 5 घंटे बाद उसको अगर धूप में छोड़ देंगे ना तो नीचे नीले या काले रंग की परत छप जाती है, क्योंकि इन स्थानों पर प्रकाश मिला होता है इसलिए वह इस रंग हो जाता है। कारण कि उस स्थान पर कागज़ के स्थान पर हम फोटोग्राफी या निगेटिव जो प्लेट होती है जो फोटो खींचते हैं, निगेटिव प्लेट नहीं, कागज निगेटिव वाला फोटो मिलता था, उसका भी हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। करा कि सर्च प्रिंट के रूप में वो मंड के रूप में क्या देता है, छप जाता है। चलिए अब हम साथ ही साथ हमको ये भी बताना था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आवश्यक प्रदर्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की क्या आवश्यकता होती है उस समय, तो लिखना पड़ेगा ना उसको। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक चौड़े मुंह की बोतल रबर के कार्क के साथ लेते हैं। कह रहे कि एक चौड़े मुंह की बोतल रबर के कार्क के रूप में लेते हैं। अब इसका फिगर क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए फिगर ये है, ठीक है, इसी के बारे में लिखा गया है। इसके जस्ट इसके नीचे फिगर आपको बनाना है। कह रहा है कि एक चौड़े मुंह की बोतल रबर के कार्क के रूप में लेते हैं। देखिए चौड़े मुंह के रबर के कार्क के रूप में ले रहे हैं। देखिए बोतल लगा हुआ है कि नहीं। कार्क को 2 अर्धांशों में लंबाई में काट लेते हैं। एक मंड रहित पत्ती को पौधे पर लगी हुई अवस्था में ही लगभग तोड़कर आधा बोतल के अंदर तथा आधा बाहर, ठीक है, कार की सहायता से लगाकर, तो देखिए आधा उसको बाहर और आधा पत्ती को आधा बाहर और आधा अंदर उसको रखा गया है। ठीक है। तो वही चीज जो किया इसमें वही चीज लिखा है। कुछ समय के लिए उपकरण को धूप में छोड़ देते हैं। देखिए कुछ समय बाद उपकरण के लिए जो भी इस तरह करने के बाद धूप में छोड़ देंगे तो उसके वृत्त जल में डुबा कर रखना चाहिए। उसके जो वृत्त हैं जल में डुबा कर रखना चाहिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। बोतल में सबसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन रखा जाता है। कह रहा है कि बोतल में क्या बोतल में कौन सा विलयन रखेंगे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रखेंगे, जो बोतल के अंदर की वायु से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, अवशोषित कर लेता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को क्या करेगा, वायु को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे इस चित्र को माध्यम देख लीजिए। पूरा का पूरा चित्र जो जो बनाया ना वही कंडीशन वहाँ पे लिखा हुआ था। देखिए ये KOH विलियन है आप लोगों का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ये मंड उपस्थित हो जाए। देखिए मंड उपस्थित है, मंड यहाँ पे अनुपस्थित है, लेकिन देखिए यहाँ पे छोड़ने पे धीरे धीरे काला पड़ जा रहा है, मंड उपस्थित हो जा रहा है पत्तियों पे। ठीक है, और एक गमले में पुष्प है। ठीक है, तो फिगर बनाना है आप लोगों को। ठीक है, फिर इसके नीचे लिखना है कि प्रयोग में लाई गई पत्ती को पौधे से अलग करके मंड परीक्षण करने पर पता लगता है कि बोतल के अंदर रखे भाग में कोई मंड नहीं है बना। यह भाग नीला या काला नहीं होता, जबकि बोतल के बाहर रहे भाग में मंड बना है। देखिए उसके बाहर जो बोतल के अंदर रखा है उसमें मंड नहीं बना, लेकिन जो बाहर रखा गया वो मंड बन जा रहा है। ठीक है, अतः सिद्ध होता है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य के प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि भाई अंदर प्रकाश संश्लेषण हो रहा था तो इसलिए मंड रहित नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, उसके साथ प्रकाश संश्लेषण हो पा रहा था और बाहर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए वहां पे मंड रहित हो गया, बाहर बोतल के अंदर नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए ये चीज है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 था ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूर से तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी उस प्रश्न को। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है उसको देखेंगे। कह रहा है कि एक मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। कह रहा है कि एक मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए तथा उस कोशिकीय का उल्लेख कीजिए जिससे इसका निर्माण होता है। कह रहा है कि एक मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए तथा उस कोशिकीय का उल्लेख कीजिए कि जिससे इसका निर्माण होता है। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मार्क्स लगा लीजिए, मार्क लगा दीजिए कि मतलब इस प्रश्न को याद करना ही करना है। शुक्राणु का, ठीक है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है, उसके प्रत्येक भाग को दर्शाना है। तो उत्तर में लिखिए कि शुक्राणु एक विशिष्ट द्विघर्तित पुष्प युक्त कोशिका है जो पोषक तरल वीर्य में रहती है। यह नर युग्मक है जिसका निर्माण शुक्राणु जन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, यहां तक लिख लीजिएगा। फिर वीर्य से
सहस्त्रों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। ये इस शुक्राणु, बस चित्र बनाने के लिए बोला था तो उतना पॉइंट आपको लिख के ये चित्र बना देना है। चित्र में देखिए ये सेंट्रियोल्स होता है, ठीक है, ये वाला भाग, ये वाला जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है इसको होता है साइटोप्लाज्मा, इसको कहते हैं। और यह सर्पिलाकार तंतु होता है इस आकार का, यह पार्ट ग्रीवा कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर कहलाता है उसका, ठीक है। और ये इसका पूंछ होता है, यही आपका शुक्राणु है, ठीक है, मानव शुक्राणु यही है। तो ये फिगर आपको जो मतलब ये प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फिगर बहुत बार मतलब एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है कि शुक्राणु पे शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो शुक्राणु का नामांकित चित्र ऐसे बनता है, इसी तरह आप लोगों को बना के और इसका नामकरण कर देना, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, बायो सेवर्ट का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम, अब बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। कह रहा है कि बायो सेवर्ट के प्रयोग के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या प्राप्त किया, सूत्र प्राप्त किया गया। उन्होंने क्या कहा कि इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि पहला पॉइंट, पहला किस पे कहा उन्होंने कि चालक जो होता है खंड की लंबाई डेल्टा एल अनुक्रमणपाती होता है। कह रहा चालक खंड की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल अनुक्रमणपाती होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो बी है उसका बी वो अनुक्रमणपाती होता है डेल्टा किसके, एल के, डेल्टा अल्फा के, या अवकलन के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको दृष्ट धारा से वहां पे डिनोट किया गया है। तो बी अनुक्रमणपाती होता है डेल्टा उसके दृष्ट धारा के, कह सकते हैं आप ये चीज। फिर दूसरा है कि चालक खंड में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमणपाती होता है। कह रहा है कि चालक खंड में जो प्रवाहित धारा आई होता है ना वो अनुक्रमणपाती होता है, तो बी अनुक्रमणपाती एल, देखिए सही है। फिर कह रहा तीसरा का कि क्या होता है, चालक खंड की बिंदु की दूरी आर के वर्ग में व्युत्क्रमणपाती होता है। कह रहा कि बी जो होता है वो आर के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और बचा है कि धारा के दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण ज्या के अनुक्रमणपाती होता है, मतलब बी अनुक्रमणपाती होता है साइन थीटा के। देखिए एकदम सेम प्रोसेस यही है, देखिए फिगर में यही चीज आपको किया गया है, चार चीज आपको बताया गया, चार चीज। पहले बात यहाँ पे कि बताया गया कि जो बी पोर्शन होता है बी, ठीक है, तो बी जो होता है यहाँ पे डेल्टा एल के अनुक्रमणपाती होता है। फिर बताया गया कि यह धारा के बी जो होता है धारा के बी अनुक्रमणपाती होता है, ठीक है। धारा इसमें कौन सी धारा बह रही है, ठीक है, आई धारा के अनुक्रमणपाती होता है। फिर ये बताया गया कि जो बी है वो उसकी दूरी है त्रिज्या, जो दूरी है तो दूरी आर जो है वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है, बताया गया। और चौथा पॉइंट यह कि जो यह थीटा है वो भी क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है, तो बी साइन थीटा, बी अनुक्रमणपाती होता है साइन थीटा के। तो यही चार फैक्ट आपको बायो सेवर्ट के नियम थे, बायो सेवर्ट के चार फैक्चुअल लिख के ये चित्र आपको बना देना, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बायो सेवर्ट के नियम क्लियर हो गया होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5वां कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। कह रहा है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर टिप्पणी लिखना है। पहला है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। कह रहा है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर टिप्पणी लिखना है। तो देखो ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत है दो होते हैं, एक नवीकरणीय तथा एक अनवीकरणीय स्रोत। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इसमें जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि ऊर्जा के वे स्रोत जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत जो बार बार यूज किए जा सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे आप देखते हैं पवन सौर ऊर्जा हुआ, ठीक है, जल ऊर्जा हुआ, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो वैसे सभी क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाएंगे। परंतु वे ऊर्जा स्रोत जिनके भंडार सीमित हैं, जिनके भंडार क्या है, सीमित हैं, और जिनके पुनर्स्थापना में लाखों वर्ष लगते हैं उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम, एक बार खर्च हो जाएगा तो पुनः नहीं आएगा, ठीक है, कि एक बार आपने सोचा कि पेट्रोल खत्म करके फिर इसको इस्तेमाल में लिया जाए तो कभी नहीं हो सकता है, तो अनवीकरणीय आपके ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि समाप्य, देखिए लिखा है समाप्य तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि
ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर टिप्पणी। तो पहला आपने नवीकरणीय तथा अनकरणीय जान लिख लिया। बी पार्ट देखिए, समाप्य तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत ये क्या होता है? तो कह रहा है कि अनवीकरणीय स्रोत की पुनर्स्थापना में लाखों वर्ष लगते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं? समाप्य ऊर्जा स्रोत कहा जा सकता है। ठीक है। और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे पवन हुआ, जल हुआ और क्या हुआ? सौर हुआ। सौर ऊर्जा का उपयोग बार बार और लंबे समय तक किया जा सकता है, अतः यह अक्षय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। उपयुक्त तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि ए और बी के विकल्प समान हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गया। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, समाप्य और अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा, समाप्य तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर क्या था? पांचवा प्रश्न। 5 प्रश्न क्लियर हो गया ना। 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। टोटल 20 प्रश्न करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि अमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखे। यह तो प्रश्न को इस प्रकार पूछा जाता है कि अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो चलिए देखते हैं भाई कि अमाशय किसे कहते हैं। कह रहा है कि अमाशय जो है ना, उदर गुहा में स्थित ये जो जे आकार की आकृति देखे हैं, तो जे आकार की थैलीनुमा संरचना है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि अमाशय उदर गुहा में स्थित कैपिटल जे देखें इस तरह, जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। क्लियर हो गया। चलिए, कह रहा है कि अमाशय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या है कार्य भाई अमाशय के? तो पहला, अमाशय में पेशीय क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन लुगदी में रूपांतरित होता है। कह रहा है कि अमाशय में जो पेशीय क्रमाकुंचन गति होता है, उसके कारण भोजन जो होता है लुगदी में रूपांतरित होता है। पहला कार्य तो ये हो गया अमाशय का। दूसरा होता है कि जठर रस में उपस्थित एसीएल भोजन को सड़ने से बचाता है। कह रहा है कि हमारे पेट में जठर रस पाया जाता है, जो कि एसीएल अम्ल प्रभावित करता है और उसमें हमारे भोजन को सड़ने से क्या होता है? एसीएल बचाता है तथा जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है। और तीसरा कि अमाशय से स्रावित जठर रस में उपस्थित पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज एंजाइम प्रोटीन, दूध तथा वसा का पाचन करता है। कह रहा है कि हमारे अमाशय में जो जठर रस है वह आपका पेप्सिन और रेनिन और तथा लाइपेज एंजाइम छोड़ता है और यह एंजाइम प्रोटीन और दुग्ध तथा वसा का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। तो अब क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि अमाशय किसे कहते हैं और इसके कार्य क्या होंगे। तो कार्य हमने बता दिया और अमाशय क्या हो गया ये भी हमने डिटेल में अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि हम लोग को याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना है वह है कि श्वसन तथा अस्वच्छवास में अंतर कीजिए। कि श्वसन क्या होता है और अस्वच्छवास क्या होता है। तो एक साइड आप श्वसन डालिए, एक साइड आपको अस्वच्छवास डालना है। ठीक है। तो चलिए पहला श्वसन में, श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन। पहला पॉइंट याद हो गया ना। श्वसन एक कौन सी अभिक्रिया? उपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा उत्पन्न होती है। वहीं श्वास में लिखना है पहला कि यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतःग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का वहिक्षेपण करता है। ये पहला पॉइंट उसमें लिख देना है। दूसरा श्वसन में लिखना है कि यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है और इसमें लिखना है कि यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। इसमें यह देखिए श्वसन जो होता है ना, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, लेकिन श्वास जो होता है यह क्रिया कोशिका के कहाँ होती है? बाहर होती है। ये दो अंतर समझ में आ गया। तीसरा अंतर क्या है इसमें कि इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में, श्वसन की क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां पे इस क्रिया में कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट लिखिए, इस क्रिया में मुख्य श्वसनांग माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इस क्रिया में जो मुख्य श्वसनांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और इसमें मुख्य श्वसनांग फेफड़े होते हैं। इसमें मुख्य जो श्वसनांग होते हैं क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। तो 4 आपने लिखकर अंतर इसको बता देना है। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर आपको स्पष्ट हो गया अच्छे तरीके से। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे जो कि
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन क्या है? देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है? तो चलिए पहले देखते हैं हीमोग्लोबिन। हेडिंग डाल लीजिए, हीमोग्लोबिन के बारे में पूरी नॉलेज लेते हैं कि हीमोग्लोबिन है क्या। तो देखिए यह एक जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन यह जटिल प्रोटीन है और इसका निर्माण कहाँ से होता है? लवयुक्त वर्णक हिम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। इसका निर्माण देखिए दो चीज से होता है, एक लवयुक्त वर्णक हिम तथा दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। और सभी पृष्ठवंशियों में यह लाल रुधिर राणुओं में पाया जाता है। केचुए तथा अपृष्ठवंशियों में यह रुधिर प्लाज्मा में धुला रहता है। केचुआ देखे हैं, उसमें जो यह हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो यह प्लाज्मा के रूप में धुला रहता है एकदम। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक, देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है ना, ऑक्सीजन से मिल जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक कौन सा, ऑक्सीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन में मिलकर ऑक्सीमोग्लोबिन बनाएगा और कोशिकाओं तथा उत्तकों में पहुंचकर, मतलब ये चीज ऑक्सीमोग्लोबिन कहाँ पहुंचकर, कोशिका में तथा उत्तक में जाके पहुंच जाता है और ऑक्सीमोग्लोबिन विखंडित होकर वो आगे जाके ऑक्सीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, विखंडित होकर किसमें, ऑक्सीजन को क्या कर देता है, आगे मुक्त कर देता है। और यह प्रक्रिया निरंतर क्या होती है, इसी तरह चलती रहती है। अतः हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक का कार्य करता है और जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता क्या होता है, रखता है। और यह श्वसन में क्या होता है, सहायक करता है। कौन, हीमोग्लोबिन। तथा रुधिर में पाए जाने के कारण पूरे शरीर ऑक्सीजन का संचरण इसी के माध्यम से क्या होता है। यदि इसकी अनुपस्थिति रहेगी, मतलब ये हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा ही नहीं, और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो भाई हम जीवित रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से इन शब्दों को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया, बस आप सुन के और इन्हीं चीज़ों को आपको एग्जाम में अपने तरीके से लिख के और नंबर पूरा का पूरा उठा लेना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या बताया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आप लोगों को याद करके किसी कीमत पे ही आपको इसको जाना है। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अगला प्रश्न क्या है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से समझाइए। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से समझाना है। तो हेडिंग डालिए वाष्पोत्सर्जन। अब चलिए देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। प्रश्न बनते भाई एग्जाम में बनना तय है, इन लोगों का बनेंगे सब प्रश्न। तो चलिए वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, कराए पादपों पे, माधव को पता, पादप मतलब पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल के वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कह रहा कि पौधा है, पौधे में जो पानी होता है, पानी वाष्प बनकर अगर उड़ जाएगा तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बात खत्म। जब बरसात होता है तो पेड़ पौधे पे, उसके पत्तियों पे पानी नहीं जम जाता, अब वो पानी जो है वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा ना, तो उसी वाष्पीकरण को उड़ जाने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बस ये तो पॉइंट याद करना है आपको। तो पादपों के वायवीय भागों द्वारा जल के वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश की उपस्थिति में होगा ना, प्रकाश होगा तो प्रकाश से ऊष्मा जाएगी उस पत्ती पे, तो वो ऊष्मा उन पे उपस्थित पानी के कणों को तोड़ने में मदद करेगी और पानी के कण टूट के स्वतंत्र हो जाएंगे तो उड़ जाएंगे वाष्प बनकर। यही प्रक्रिया तो होता है करा, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है और रंध्रों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया रंध्रों के द्वारा नियंत्रित होता है। प्रयोग देखा, सिद्ध करके दिखाने वाले हम लोग प्रयोग डालिए। देखिए प्रयोग में लिखेंगे, देखिए कैसे हमने सिद्ध कराया है इसको, यहाँ फिगर के माध्यम से। एक गमले में, देखिए एक गमला लेंगे, एक गमले में लगे स्वस्थ पादप को, एक गमले में एक सुंदर सा पौधा लेकर जिसमें पत्तियां अधिक हो, अच्छी तरह पानी में सोच लेते हैं। अच्छी तरह पानी में क्या लेते हैं, सोचना मतलब भिगो लेते हैं, और इसकी मिट्टी और गमले को रबड़ अथवा पॉलीथीन की चादर से पूरी तरह क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। या गमले को कांच की किसी प्लेट से क्या हम करेंगे, बेलजार से, देखिए यहाँ पे ढका हुआ है, बेलजार से क्या हुआ है, यहाँ पे ढका हुआ है। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, फिगर बना लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा कि बेलजार के आधार पर क्या ग्रीस लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ग्रीस लग रहा है, बेलजार के आधार पर ग्रीस लगाकर उपकरण को पूर्णतः वायुरुद्ध कर लेते हैं और उपकरणों को धूप में रख देते हैं। और कुछ समय के बाद बेलजार की भीतरी सतह पर जल की जो छोटी छोटी बूंदे ना, यहाँ देखिए जल की छोटी छोटी बूंदे क्या होंगी, जम जाएंगी, जल की छोटी छोटी बूंदे दिखाई देने लगेंगी। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो जाता है हमको कि पादप के वायवीय अंगों से जलवाष्प निकलता है, जो संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में क्या होता है, एकत्रित होकर। इससे स्पष्ट है कि पादपों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो देखिए एकदम बहुत अच्छे तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो, ये भी हमने बता दिया और एक प्रयोग के माध्यम से हम सिद्ध करके भी दिखा दिया कि भाई कैसे आप जान पाएंगे कि वाष्पोत्सर्जन होता है या
नहीं होता किसी पौधे में। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से कुछ नहीं किया, एक गमला लिया है, एक पौधा लिया, उसको पानी भिगो दिया है, भिगोने के बाद गमला में पौधों को खोस दिया है, इसके बाद बेलजार से उसको ढक दिया है, ढकने के बाद तब धूप में रखा है। तो ये इस पत्ती के जितने भी पानी के कण थे उस सीधे सीधे बेलजार के ऊपर इस सतह पर बूंद के रूप में चिपक गए। तो हमको मालूम चल गया कि हाँ भाई पौधे वाष्पोत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये तो बात थी। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सिद्ध करके हमने बता दिया, कभी नहीं आप भूल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है वह कि वृक्काणु नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट भाई देखिए, विक्राणु नेफ्रॉन का चित्र आना तय है। ठीक है, तो विक्राणु जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं उसका नामांकित चित्र बनाना है तथा इसके कार्य को वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालिए वृक्काणु के कार्य। चित्र दिखा दूं, देखिए यही चित्र है विक्राणु का। तो विक्राणु का चित्र बनाना है और विक्राणु का कार्य। तो देखिए ये वृक्क धमनी का शिखा कहलाता है, शाखा, जो वृक्क धमनी का शाखा ये वाला पोर्शन, ये वाला अभिवाही धमनिया कहलाता है, ये वाला केशिका गुच्छ कहलाता है, यह आपका अपवाही नलिका कहलाता है, यह आपका सिमस्त कुंडलित कहलाता है वाला भाग। ठीक है, यह वाला अवरोही नलिका, यह आपका यह वाला पोर्शन जो पतले पतले भाग दिखाई दे रहे रेसे जैसे, ये रुधिर कोशिकाओं की जाल है। ठीक है, और यह वाला पोर्शन क्या है, हेनरे का लूप। ठीक है, हेनले का लूप है। यह आपका आरोही नलिका है। यह वाला पोर्शन संग्रह वाहिनियां है। यह वाला पोर्शन दूरस्थ कुंडलित नलिका है। तो चित्र देखिए बना लीजिए, यही आपका विक्राणु नेफ्रॉन का चित्र है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। बनाने के बाद इसका कार्य भी लिखना, तो हेडिंग डाल लीजिए विक्राणु का कार्य। तो कह रहा है इसका प्राथमिक कार्य रुधिर में से यूरिया व नाइट्रोजन वज्र पदार्थों को हटाना होता है। कह रहा इसका मुख्य कारण यह होता है कि रुधिर में से किसको, यूरिया और नाइट्रोजन के जो खराब पदार्थ हैं उसको हटाना होता है इसका कार्य। इसके अतिरिक्त इसके अन्य कार्य और हैं, जैसे अमोनिया 20 औषधियों, रंगा पदार्थ जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, जल आदि की मात्रा को रुधिर में कम करके रुधिर की समस्थैतिकता को बनाए रखना होता है। ठीक है, और यह मूत्र का निर्माण व चयनात्मक पुनरावशोषण द्वारा लाभदायक पदार्थों को वापस रुधिर में पहुंचाने का क्या करता है, कार्य भी करता है। ठीक है, यह विक्राणु के कार्य में आपको लिख देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया विक्राणु का कार्य, और यहाँ पे इसका हमने डायग्राम भी बना दिया। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है। आई होप यह प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न जो कि आप लोगों को याद करके जाना है, अगला प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए देखेंगे हम कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है कि जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणु की जो संख्या होगी ना वो समान होगी। प्रत्येक देखिए दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहेंगे कि देखिए जैसे कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा है H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके हमने बना दिया H2O। एक संतुलित रासायनिक समीकरण है कभी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर आती है तो इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो आवश्यक इसलिए क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानते हैं आप लोग। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक, इधर जितने भी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और इधर जो कंपाउंड बनाते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान न तो कम किया जा सकता है न तो बढ़ाया जा सकता है। मतलब इधर जो द्रव्यमान होगा सेम इधर भी होना चाहिए। तो अगर इधर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 है तो इतना द्रव्यमान इधर भी होना चाहिए। कम कैसे हो गया, नहीं, अगर कम है तो उसको आप सही कीजिए। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर बनाता है पानी के 1 अणु H2O बनाता है। तो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1। तो ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर दूंगा तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 होने का मतलब 2 यहाँ गुणा कर देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1। मतलब हमको मालूम चल गया कि अब इससे हम बोल सकते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण में ये होता है कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणु संख्या बराबर होती है। देखिए हाइड्रोजन 2
अरे हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2, तब हो गया ना। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, ये भी आपको मालूम चल गया होगा क्यों होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। तो क्लियर हो गया ना, इतना पॉइंट आपको फैक्चुअल लिख देना। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि धोने के सोडा एवं विरंजक चूड़ के दो प्रमुख उपयोग बताइए। बताना कि धोने के जो सोडा है उसका, धोने सोडा एवं विरंजक चूड़, धोने के सोडा का भी और विरंजक चूड़ के दो उपयोग बताना है। तो पहले हेडिंग डालिए धोने के सोडे का उपयोग। देखिए धोने के सोडा का उपयोग क्या करते हैं, पहला इसका उपयोग तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। पहला बात, जो धोने का सोडा होता है उसका उपयोग पहले कहाँ करते हैं, कठोरता को दूर करने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा कि सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग होता है ना, वो कांच हुआ, साबुन हुआ आदि उद्योगों में किया जाता है। ये तो धोने के सोडे का हुआ। विरंजक चूड़ का भी उपयोग बताना है, तो हेडिंग डालिए विरंजक चूड़ का उपयोग। अब विरंजक चूड़ का उपयोग में पहला उपयोग है कि विरंजक चूड़ का उपयोग जो है जीवाणुनाशक के रूप में तथा जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। कह रहा है कि विरंजक चूड़ का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में और किस में, जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग है कि विरंजक चूड़ का उपयोग हम ऑक्सीकारक के रूप में तथा चीनी को सफेद करने में भी किया जाता है। क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो ये विरंजक चूड़ के उपयोग हो गया। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो कि याद करके आपको जाना है वो है कि कापर, जिसे Cu से नोट करते हैं, कापर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। कह रहा है कि कापर की अगर छड़ को हम नाइट्रेट मतलब सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में डाल देते हैं ना, तो कुछ समय बाद उसको देखेंगे तो उसका रंग नीला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाना है। तो देखिए सिंपल में लिखेंगे हम लोग कि सक्रियता श्रेणी में जो कापर होता है ना, वो सिल्वर से पहले ऊपर स्थित है। मतलब कि कापर अधिक अभिक्रियाशील होता है किससे, सिल्वर से। तथा इस श्रेणी में सबसे आने वाले जो पहले धातु होगा वो अधिक क्रियाशील होता है, और बाद में आने वाले जो धातु होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जो अधिक क्रियाशील होगा उसके कम वाले अभिक्रियाशील के लवण को विस्थापित कर देगा। अतः जो कापर था वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या कर दिया, विस्थापित करके और कापर नाइट्रेट बना दिया, जैसे CuNO3 बना दिया ट्वाइस। और इस प्रकार विलयन में कापर दो अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, दो इलेक्ट्रॉन अपना कापर छोड़कर आयनों की उपस्थिति हो जाती है, जिसके कारण नीले रंग के कारण विलयन रंग भी नीला हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण समझ में आ गया ना। देखिए कापर अधिक अभिक्रियाशील था किससे, सिल्वर से। तो सिल्वर, जब सिल्वर को क्या कर दिया उसने, कापर नाइट्रेट की विलयन से सिल्वर को उन्होंने स्थापित कर दिया, और कापर क्या किया कि नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लिया और कापर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अरे उसको सिल्वर को अलग कर दिया। नहीं समझ में आया, रिएक्शन देखिए। यहां तक तो बात सारी बातें क्लियर है ना आपको। देखिए रिएक्शन में क्या है, कापर है, कापर और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, कापर और सिल्वर नाइट्रेट। तो कापर अधिक अभिक्रियाशील है, तो देखिए अधिक अभिक्रियाशील तत्व, देखिए इसको सिल्वर को अलग कर दिया। देखिए सिल्वर को अलग कर दिया और कापर अपने साथ नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके रंगहीन बना दिया और ये नीला परत बाहर हो गया। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन में समझ आएगा ना, रिएक्शन भी साथ ही साथ आपको उतार देना है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना हुआ है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को किसके आधार पे, मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाना है। और ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। इस तरह भी पूछेगा कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को क्रिया विधि द्वारा हमको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, तो दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, दोनों में से कोई तरीका आएगा, उत्तर एक ही देंगे। क्या देंगे, हेडिंग डालेंगे साबुन की सफाई क्रिया विधि। साबुन की सफाई क्रिया विधि हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि साबुन एक अणु श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। कह रहा है कि कार्बन जो साबुन के अणु होते हैं, तो साबुन के अणु श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का अणु दो सिरों वाला होता है। जो साबुन का अणु होता है ना, वो दो सिरों वाला होता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। साबुन के अणु दो सिरों वाला होता है। देखिए दो सिरे वाला होता है, एक हाइड्रोकार्बन तथा एक आयनिक भाग। एक हाइड्रोकार्बन होता है, एक और क्या होता है, आयनिक भाग। दो सिरों वाला होता है। ठीक है, उसी के नीचे आपको लिखना है कि हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है ना, वो तेल, जिसे मैल हुआ, हाइड्रोकार्बन भाग तेल मैल में घुलता है, जबकि जो आयनिक भाग होता है ना, वो क्या घुलता है, जल में घुलता है। और जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिशेली संरचना तैयार
मिसेली संरचना तैयार करते हैं जहां साबुन के अणु का एक सिरा कहाँ पे तैलीय कण मैल की ओर और तथा आयनिक सिरा कहाँ बाहर की ओर होती है। और इसमें पानी में क्या होता है, इमल्सन बनता है। पानी में क्या बन जाता है, इमल्सन बन जाता है। और इस प्रकार साबुन का मिसेल जो मैल होता है वो पानी में घोलने में मदद करता है और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से जाके साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गया ना कि साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है, कि हम साबुन से किसी कपड़े को कैसे साफ करते हैं। तो समझ में आ गया कि इसमें दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन होता है, एक आयनिक भाग। हाइड्रोकार्बन मैल के रूप में घुलता है और आयनिक भाग कहाँ है, जल में घुलता है। और जल में जो साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर, जब कपड़ा धोते हैं जल में भिगोर कर, तो साबुन के जो अणु होते हैं वो मिसेली संरचना तैयार करते हैं। और मिसेली संरचना तैयार करने के बाद साबुन के अणु का एक सिरा तैलीय के रूप की ओर और दूसरा जो आयनिक सिरा है वो बाहर की ओर होता है। और इसमें पानी में क्या बन जाता है, इस तरह तब इसे रगड़ते हैं तो पानी में इमल्सन बन जाता है और उसी की मदद से हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करके जाना है, वो प्रश्न है कि मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए। कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम लिखना है और आधुनिक आवर्त नियम को समझाना है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोषों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इतना पॉइंट आपको बनाना है। पहले बात कि मेंडलीव का आवर्त नियम भी समझाना है और आधुनिक आवर्त नियम भी बताना है और मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोष को भी बताना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। जानेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी है क्या। तो कह रहा है कि इसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा गया है और मतलब व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल वे में आपको बता रहा हूं कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी होता क्या है। इस तत्वों के अनुसार, मतलब इसके अनुसार बताया गया है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे ना, वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात कहना यह चाह रहा है कि तत्वों का अगर उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए अगर क्रम में रख दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो वह एक निश्चित समय अंतराल पर गुणों को क्या कर देंगे, अपने पुनरावृत्ति करते रहते हैं। यही मेंडलीव की आवर्त सारणी है। लेकिन आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि हेनरी मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात, हेनरी मोजले ने 1913 में परमाणु क्रमांक को खोज किया और खोज करने के पश्चात यह बताया, यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक न होकर परमाणु भार है। कह रहा है उन्होंने बाद में सिद्ध किया कि देखिए जो भी परमाणु का गुण होता है, आधारभूत गुण, वो परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। लेकिन मेंडलीव ने बताया था कि परमाणु भार होता है, लेकिन यहाँ पे आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने कहा नहीं, परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक होता है। और इस आधार पर उसने एक नया संशोधित नियम दिया और उस नियम का नाम है आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हमको बताना था क्या, मेंडलीव के दो दोष बताना, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दो दोष बताना था, तो उसको भी आंसर लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या। तो पहला, असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना, ये पहला दोष था। दूसरा, समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में रखना, ये दूसरा। और तीसरा, भीतरी तत्वों को हल्के तत्वों से क्या रख देना, पहले रखना। ये मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के दोष थे। तो दोष भी हमको पूछा था, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह है कि मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइमों के कार्य उल्लेख कीजिए। यह तो इस प्रकार पूछता है कि पाचक एंजाइमों का कार्य। कह रहा है कि जब खाना हम खाते हैं तो अपने मुख से लेकर पेट तक आपको पाचन क्रिया में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, कौन कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, पूरा डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई कि जब भी हम लोग भोजन लेते हैं मुख से, और तब पाचन मुख से लेकर कहाँ तक, अपने पेट तक, तब भोजन मारा जाता है, तो उनके बीच कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो कह रहा है, चलिए आराम से पढ़ते हैं। देखिए लिखिए कि मुख से लेकर आमाशय तक अनेक एंजाइम स्रावित होते हैं। देखिए मुख से लेकर आमाशय तक बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं, जो भोजन के पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो भोजन के पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और मुख में देखिए, सबसे पहले तो मुख में, हमारे मुख में ही हाइड्रोकार्बोनेट जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और लार में एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। देखिए हमारे लार में अल्फा एमाइलेज या टाइलिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है।
लार में, हमारे लार में जो मंड को क्या कर देता है, जो मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। देखिए पहला मैं बताता जाऊंगा उसका कार्य भी। देखिए सबसे पहले लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज या टैलिन। उसका कार्य क्या होता है, तो वो क्या कर देता है, मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें लाइसोजाइम भी होता है जो प्रतिजीवाणु कारक होता है। इसमें लाइसोजाइम भी होता है जो प्रतिजीवाणु मतलब जीवाणु को मारता है। ठीक है। इसके बाद अमाशय। अब देखिए अमाशय में आता गया। अमाशय के मध्य भाग में फंडिक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और यह क्या प्रभावित करती हैं, जठर रस, और जठर रस प्रभावित करती हैं, जिसमें पेप्सिन हुआ, रेनिन हुआ नामक एंजाइम होते हैं। यह श्लेष्म तथा ग्रेस्टिन नामक हार्मोन्स भी स्रावित करता है। यह यसियल अम्ल का भी स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी वो जठर रस स्रावित करता है, जो कि जठर रस को अम्लीय माध्यम जिसका पीएच मान होना चाहिए 1.5 से लेकर 2.5 प्रदान करता है, एवं निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। और क्या करता है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में बदल देता है। और रेनिन जो होता है, रेनिन दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए रेनिन जो एंजाइम है वो दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है, और पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है, और साथ ही साथ लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। तो देखिए हमने अमाशय में बहुत सारे एंजाइम बता दिया, जैसे लाइपेज हुआ, तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, क्लियर होना चाहिए। और जो पेप्सिनोजन होता है वो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, और पेप्सिन क्या करता है कि रेनिन दुग्ध प्रोटीन में पाचन करता है। तो देखिए बहुत सारे हमने मुख से लेकर अमाशय तक कितने एंजाइम पाए जाते हैं, सभी एंजाइमों का नाम हमने अच्छे तरीके से लिखा है, और उसका कार्य भी बताया कि जो एंजाइम कार्य क्या करते हैं। और ये प्रश्न कंप्लीट होता हुआ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। ठीक है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि श्वसन क्रिया को समझाइए और आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। चलिए बताना हमको कि श्वसन होता क्या है और आक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताना है। तो सबसे पहले जानेंगे श्वसन। तो कह रहा है कि श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह आक्सीकरण क्रिया है जिसमें विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होते हैं, वे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में संचालित हो जाती है। कह रहा है कि श्वसन, तो आप तो जानेंगे श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली ही एक आक्सीकरण क्रिया है जिसमें क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त क्या होते हैं, और यह ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यह ऊर्जा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में क्या होती है, संचालित की जाती है। चलिए अब जानेंगे कि आक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन क्या होता है। तो एक साइड आक्सी श्वसन, एक साइड अनाक्सी श्वसन आईडी डालिए। अब आक्सी श्वसन में पहला पॉइंट कि यह उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है। आक्सी श्वसन क्या मिलता है, बड़े बड़े जानवरों में मिले जाते हैं, हवेल मछली हुआ, बड़े बड़े जो जानवर होगा वहां पे आप लोगों का यह आक्सी श्वसन होता है। क्योंकि आक्सी श्वसन मतलब बहुत ही ज्यादा गहरी, बहुत ही ज्यादा लंबी सांस लेंगे, उसे आक्सी श्वसन कहते हैं। और अनाक्सी श्वसन यह जो होता है प्रोक्रियोटिक सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं इस तरह कवक में मिलता है। छोटे छोटे जीवों में अनाक्सी श्वसन पाया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कि ऊर्जा अधिक मात्रा में, भाई आक्सी श्वसन जुगारी और सांस लेंगे, अब श्वसन लेंगे तो ऊर्जा तो अधिक मात्रा में खर्च होगी। तो ऊर्जा अधिक मात्रा में लगभग कितना 38 एटीपी, लगभग 38 एटीपी 673 किलो कैलोरी में होती है। और इसमें ऊर्जा कम होती है, कितना 2 एटीपी 27 किलो कैलोरी में होती है। और तीसरा पॉइंट, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में जैसे आक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अनाक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट, इस क्रिया के अंत में शर्करा का संपूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। ठीक है। आक्सी श्वसन में जितना भी, इस क्रिया के अंत में यही होता है कि शर्करा का जितना भी भाग होगा ना, ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में बनता है। और अनाक्सी में क्या होता है कि क्रिया के अंत में शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2SO5OH बनते हैं। ठीक है। पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, C2H5OH बनाते हैं। तो 4 अंतर अगर आप लिख देंगे तभी भी एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर आपको दे देगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न बढ़ेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको याद करके जाना है। वह है वातपोत्सर्जन की परिभाषा लिखिए तथा उसको प्रभावित करने वाले केवल 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। वातपोत्सर्जन तो आप हालांकि पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे आप वातपोत्सर्जन को डिटेल में बताना है और 4 कारण भी आपको बताना है, 4 कारक उसको बताना है। तो चलिए सबसे पहले वातपोत्सर्जन जानते होता क्या है। तब पादपों के वायुव्य भागों से वाष्प के रूप में होने वाली जलहानि को वातपोत्सर्जन कहते हैं। वातपोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारण निम्नलिखित है। तो
वाष्पोत्सर्जन तो आपको समझ में आ गया था। मैंने कहा था कि जो जो भी पेड़ पौधा होता है उसके पत्ती पे जो पानी हो जाता है, पानी का उड़ जाना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, चलिए पहला इसका कारक है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता कह रहा है कि वायु की आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है और आर्द्रता घटने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। कह रहा है कि वायु की आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थी सबको मालूम है कि वायु की आर्द्रता क्या होती है। तो वायु की आर्द्रता उसे कहते हैं कि जलवाष्प में, देखिए वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता हम कहते हैं। तो आर्द्रता अगर जाना रहे, आर्द्रता मतलब कि जलवाष्प की मात्रा, मतलब छोटे छोटे पानी के कण हमारे वातावरण में उपस्थित रहेंगे। अगर वो ज़्यादा, उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बताइए कि आर्द्रता यहाँ पे क्या होगी। तो आर्द्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। आर्द्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आर्द्रता, देखिए वायु की आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। ठीक है, और आर्द्रता अगर घट जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पे पानी के कण अगर दूर दूर रहेंगे, अगर आर्द्रता कम रहेगा, पानी के कण दूर दूर रहेंगे तो प्रकाश जल्दी से उस पौधे पर पहुंचेगा और प्रकाश अपनी उष्मा से उस पानी के कण को उड़ा ले जाएगा। लेकिन आर्द्रता पहले से ही कुछ ज्यादा नमी वहां पे है तो प्रकाश की किरण पहले उस नमी को ऊपर ले जाएगा, तब ना जाके पौधे की पानी को वहां पे उसको उड़ा ले जाएगा। पहले उस नमी को उड़ाएगा तो ज्यादा वक्त लगेगा। तो वही बात है। तो आपको वायुमंडलीय आर्द्रता समझा गया ना कि वायुमंडलीय आर्द्रता अगर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। अगर ये वायुमंडलीय आर्द्रता कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। चलिए दूसरा होता है वायु की गति। वायु की गति भी निर्भर करता है कि इसकी गति जितनी अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतनी अधिक होगी। लेकिन तेज हवा चलने पर रंध्र बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। देखिए बात सही है कि हवा अगर तेज चलेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगा, क्योंकि जलवाष्प के जो कण होंगे वायुमंडल में उसको उड़ा ले जाएगा। तो खाली स्थान होगा तो प्रकाश जल्दी उस पर इफेक्ट डालेगा। लेकिन ज्यादा तेज हवा चल जाएगा तो उसके जो रंध्र होंगे, पौधे के छिद्र होंगे, वो बंद हो जाएंगे। तो पौधे के छिद्र ही बंद हो जाएगा तो प्रकाश उस पर जा ही नहीं पाएगा। तो प्रकाश उस पर जा नहीं पाएगा तो उसके पानी के कण को अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो ये भी कंडीशन होता है। तो समझ में आ गया ना कि वायु की गति अगर तेज होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतनी ही तेज होगी। लेकिन ज्यादा अगर तेज हो जाएगी तो उस कंडीशन में रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। चलिए फिर होता है तीसरा का तापमान। तापमान भी निर्भर करता है कि वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होने के कारण वायु की आर्द्रता कम हो जाती है। देखिए जितना अगर तापमान ज्यादा होगा तो हमारा आर्द्रता क्या होगा, पूरा कम हो जाएगा। आर्द्रता कम हो गया तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो तापमान कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगा, तापमान कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए चौथा है प्रकाश तीव्रता। प्रकाश तीव्रता क्या है कि प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि और वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता, अगर प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो जाए तो तापमान में वृद्धि होगा, और तापमान में वृद्धि होगा तो जलवाष्प के जो आर्द्रता होगी, आर्द्रता कम होगी। जब आर्द्रता कम होगी तो ऑटोमेटिक वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा भी पूछा था और उसको प्रभावित करने वाले कारक, तो 4 कारक हमने बता दिया। ठीक है, और ये प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार हो जाना चाहिए और वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके बाद कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको देखिए। वो प्रश्न यह है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, उत्सर्जन किसे कहते हैं और मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जित अंग पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। हेडिंग डालिए उत्सर्जन, तो लिखिए जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वन्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। कह रहा है कि जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी पदार्थ का क्या होता है, निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। तथा उत्सर्जन को कार्यान्वित करने वाले अंग उत्सर्जित अंग कहलाते हैं। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जित अंग निम्न है। कौन कौन है, तो पहला तो वृक्क है जिसे किडनी कहते हैं, तो यह मुख्य उत्सर्जित अंग है। यह हानिकारक पदार्थों को रुधिर से छानकर पृथक कर लेता है तथा इन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। किडनी का कार्य क्या होता है, किडनी का कार्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता है कि हानिकारक पदार्थों को रुधिर से छानकर पृथक कर लेकर और इन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। किसका कार्य होता है, किडनी का। इसी तरह दूसरा त्वचा होता है, जो कि स्किन, स्किन का कार्य क्या होता है, तो यह उत्सर्जित पदार्थों को पसीने के रूप में क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। जितने भी गंदगी पदार्थ होते हैं, पसीना आता है ना, पसीना के रूप में वो सब गंदे पदार्थ को बाहर कर देता है स्किन के द्वारा।
त्वचा के द्वारा। यकृत क्या करता है, लीवर क्या करता है, तो यह उपापचय के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर उत्सर्जन में सहायक करता है। मनुष्य में यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। देखिए यकृत क्या करता है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और जितने उपापचय के दौरान जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं तो अधिक हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर उत्सर्जन में क्या कर देता है, सहायक करता है। कौन, यकृत। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इसके बाद चौथा है फेफड़ा, जिसे लंग्स कहते हैं। फेफड़ा क्या कहता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि परागकण क्या है, परागकण क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के परागकण का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि परागकण क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर में कि पादप में, पादप मतलब पौधा में परागकण नर युग्मक होते हैं। पादप में जो परागकण होता है वो नर युग्मक होते हैं। और यह क्या, पुंकेसर, यह पुंकेसर के फूले हुए भाग परागकोश में पाए जाते हैं। यह पुंकेसर के फूले हुए भाग कहाँ, परागकोश में पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए कह रहा है कि परागकण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो। कौन कौन से, पहला स्वपरागण। पहला क्या होता है, स्वपरागण। किसे कहते हैं, तो किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उस पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। देखिए कितना डिफिकल्ट कहा है, देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड में इसको थोड़ा कठिनाइयों में कहा है कि स्वपरागण उसे कहेंगे कि किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उस पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। नोट कर लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड में लिखा गया। ठीक है, तो आई होप आपको स्वपरागण समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है परपरागण। परपरागण क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों में पहुंचते हैं तो परपरागण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। और परपरागण जो होता है वो कीटों द्वारा, वायु द्वारा और जल द्वारा और जंतुओं के माध्यम से होता है। परपरागण किनके द्वारा होता है, छोटे छोटे कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं के माध्यम से होता है। क्या, परपरागण होता है। ठीक है, तो परपरागण, स्वपरागण और परपरागण दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, अपरागकण तो आप जाने गए हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमने 20 महत्वपूर्ण आप लोगों को प्रश्न बताया है जो कि वेरी वेरी मोस्ट एमपी है और लघुत्तर ये हैं। एग्जाम में अगर यहाँ तैयार कर लिए हैं तो एकदम समझ लीजिए कि लघुत्तर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, आराम से प्रश्न को करके आएंगे, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसे लगे बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।